दोस्तों, क्या आपको पता है गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन में यूज होने वाला एनवीडिया का पहला ग्राफिक कार्ड बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ था। साल 2024 में इसने ऐसी ग्रोथ देखी और दोस्तों एप्पल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनी सत्ते में आ गई, क्योंकि दोस्तों एनवीडिया की वैल्यूएशन मात्र 180 दिन के अंतर्गत $1 ट्रिलियन से बढ़कर $2 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई थी। और दोस्तों 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में इसे मात्र 96 दिन लगे थे, जो अब तक की देखी गई सबसे बड़ी ग्रोथ में से एक थी। जो कि दोस्तों इस सफर को तय करने के लिए एप्पल को 1044 दिन और माइक्रोसॉफ्ट को 945 दिन का समय लग गया था। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस कंगाल हो चुकी कंपनी ने ऐसा क्या किया कि इसने ग्रोथ की सारी लिमिट को क्रॉस कर दिया। और दोस्तों कहीं ये कोई बबल तो नहीं जो आने वाले समय में बस्ट हो जाए। तो आइए दोस्तों इसी सब चीजों को हम डिटेल में जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों एनवीडिया की कहानी शुरू होती है 1993 में, जब दोस्तों जुरासिक पार्क नाम की एक हॉलीवुड फिल्म रिलीज होती है। दोस्तों इसमें CGI यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेज का यूज किया गया था, जिसकी मदद से लोगों ने पहली बार लुप्त हो चुके डायनासोर को बड़ी स्क्रीन पर देखा था। दोस्तों जनता के लिए ये बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था और दोस्तों इसीलिए यह मूवी इंस्टेंट हिट साबित हुई। अब दोस्तों इसी तरीके की मूवी का क्रेज बढ़ने लगता है धीरे धीरे। अब दोस्तों उसी दौरान एक ताइवानी अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेनसन हुंग को लगता है फ्यूचर में ग्राफिक बेस्ड कंप्यूटिंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाली है, और इसीलिए दोस्तों 5 अप्रैल 1993 को अपने 2 दोस्त क्रिस मलाचॉप्सी और क्रिटस प्रेम के साथ मिलकर एनवीडिया की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में इस कंपनी के पास टोटल $40,000 का फंड मौजूद था, लेकिन जल्द ही दोस्तों वो R&D और प्रोडक्शन में खर्च हो जाता है। अब दोस्तों उनके पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपने कंपनी को रन कर सके, और दोस्तों इसीलिए वह इन्वेस्टर की तलाश में निकल गए। और दोस्तों यहाँ पर उनकी मदद करता है सिकोया कैपिटल, जिससे कि दोस्तों एनवीडिया को $20 मिलियन की फंडिंग रिसीव होती है, लेकिन दोस्तों एक धमकी के साथ। जी हाँ दोस्तों, फंडिंग देते वक्त सिकोया कैपिटल के फाउंडर डॉन वैलेंटाइन ने एक वार्निंग दी थी कि अगर मेरे पैसे अगर बर्बाद होते हैं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और दोस्तों बदकिस्मती तो देखिए, ये पैसा सच में बर्बाद हो गया। एक्चुअली दोस्तों 1995 में एनवीडिया ने अपना पहला प्रोडक्ट एक ग्राफिक एक्सेलरेटर NV1 को लॉन्च किया, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों एक तो इसका एक्सेलरेटर बेकार था, जिसके चलते यह सिर्फ लिमिटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ काम करता था। साथ ही दोस्तों NV1 का परफॉर्मेंस इसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले कुछ खास नहीं था। ऊपर से दोस्तों यह काफी एक्सपेंसिव भी था, जिसका दोस्तों बैड रिजल्ट इस कंपनी को तुरंत ही मिल जाता है। दरअसल दोस्तों एनवीडिया ने अपने सेल्स पार्टनर डायमंड मल्टीमीडिया को 2,50,000 में NV1 को बेचा था, जिसमें कि दोस्तों 2,49,000 रिटर्न आ जाते हैं, यानी कि मुश्किल से दोस्तों 1,000 ग्राफिक के एक्सेलरेटर ही बिक पाते हैं, जिससे कि दोस्तों फाउंडर को बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों इस फेलियर के बाद यह कंपनी फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने लगी, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपना सारा पैसा NV1 में लगा दिया था। साथ ही दोस्तों इस प्रोडक्ट के फेलियर के बाद उन पर प्रेशर बढ़ने लगता है कि वो जल्द ही नए इन्वेस्टर की तलाश करे या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दे। अब दोस्तों सिकोया कैपिटल के पैसे डूबने के बाद उन्हें कोई नया इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था। ऐसे में काफी कोशिश के बाद उनके हाथ में एक नया प्रोजेक्ट मिलता है। उन्हें दोस्तों एक फेमस गेमिंग कंपनी सेगा के लिए एक ग्राफिक हार्डवेयर डिजाइन करना था, जिसका इन्होंने नाम रखा था दोस्तों NV2। एक साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद साल 1997 में एनवीडिया को समझ में आया कि वो एक गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं, और दोस्तों अब उनका अंत काफी करीब आ चुका है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट उसी समय अपना टेक्सचर मॉपिंग अप्रोच अनाउंस करने वाला था। यानी कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की यह तकनीक एनवीडिया के चिपसेट के साथ मैच ही नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों एनवीडिया एक बहुत ही नए आर्किटेक्चर पर काम कर रहा था। अब दोस्तों एनवीडिया का नया प्रोडक्ट विंडोज 95 के साथ कंपैटिबल ही नहीं था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और दुनिया की सभी कंपनी डायरेक्ट एक्स नाम की एक नए आर्किटेक्चर को अपना रही थी। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, आपने और आपकी टीम ने कई सालों तक मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम किया, उस पर अपनी सारी पूंजी लगा दी पर, और बाद में पता चले कि इसका कोई भी यूज ही नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपकी सिचुएशन क्या होगी? एनवीडिया भी इसी तरीके के एक पैनिक मोड में आ चुका था, क्योंकि अगर वो सेगा के इस प्रोडक्ट को लॉन्च करता यानी कि डिजाइन करता, तो उसके 2 साल एक ऐसे आर्किटेक्चर पर वेस्ट हो जाते जिसका दोस्तों कोई फ्यूचर ही अवेलेबल नहीं था, और दोस्तों वह दूसरी कंपनी से काफी पीछे रह जाता। ऐसे में दोस्तों एनवीडिया के CEO एक बड़ा फैसला लेते हैं, और वह सेगा के CEO को फोन करके कहते हैं कि उनका ग्राफिक हार्डवेयर वो नहीं बना पाएंगे, और दोस्तों उन्हें इस काम के लिए किसी नए पार्टनर की तलाश करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों दोनों CEO के बीच काफी ज्यादा बातें होती है, और दोस्तों एंड में जेनसिंग वांग ने एक हम्बल रिक्वेस्ट की कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उनकी कंपनी कुछ ही
हफ्तों में बंद हो जाएगी। एनवीडिया ने सेगा से किए हुए प्रॉमिस को पूरा तो नहीं किया। ऐसे में दोस्तों उनके मन में एक डाउट था कि वो शायद पूरा पैसा देने से इनकार कर देंगे। और दोस्तों नॉर्मल सिनेरियो भी यही होता है कि काम ही पूरा नहीं हुआ तो पैसे किस बात के। लेकिन दोस्तों सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेगा ने उनकी पूरी पेमेंट को कर दी थी। एक्चुअली दोस्तों सेगा के उस वक्त के सीईओ जेनसिंग वांग के काफी करीब हुआ करते थे। इसीलिए दोस्तों एनवीडिया के फेल्ड अटेम्प्ट के बावजूद उन्होंने $5 मिलियन की पूरी पेमेंट क्लियर कर दी। इस पेमेंट के बदौलत एनवीडिया को एक और लाइफलाइन अवेलेबल हो गई, जिसके चलते दोस्तों वो बिना किसी चिंता किए अगले 6 महीनों तक एक नया ग्राफिक कार्ड पर काम कर सकते थे। यही वजह है दोस्तों कि एनवीडिया की डूबती नैया को बचाने का श्रेय सेगा कंपनी को दिया जाता है। इसी साल यानी कि 1997 में एनवीडिया ने अपना नया ग्राफिक कार्ड रीवा 128 को लॉन्च किया था, जो इस कंपनी को बचाने में काफी ज्यादा मददगार साबित हुई। इस कार्ड की सबसे खास बात यह थी कि ये 2D और 3D ग्राफिक को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता था। दरअसल उस समय दोस्तों 2D एंड 3D टास्क के लिए अलग अलग जीपीयू को यूज किए जाते थे, जबकि रीवा 128 दोनों कामों को अकेले ही कर लेता था। इसके अलावा दोस्तों ये हाई क्वालिटी ग्राफिक और फास्ट प्रोसेसिंग सपोर्ट करता था। साथ ही दोस्तों एनवीडिया ने अपनी पहली गलती से सीखकर इसके प्राइस को भी बहुत ज्यादा कम रखा था, जिसकी वजह से दोस्तों ये मार्केट में और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। जिसके चलते दोस्तों मात्र 4 महीनों के अंदर कंपनी ने इसके 1 मिलियन यूनिट सेल कर दिए। दोस्तों 1990s के दौरान एनवीडिया से कम्पीट करने के लिए 70 और कंपनीज मार्केट में आ गई थी। लेकिन दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स फील्ड में सभी कंपनीज धीरे धीरे बैंकरप्ट होती चली गई और दोस्तों इनमें से 2 ही कंपनी बची थी जो कि मार्केट में सरवाइव कर पाई, जिसमें कि दोस्तों पहली कंपनी थी एनवीडिया और दूसरी कंपनी थी ATI टेक्नोलॉजीज। हालांकि दोस्तों काफी सारे लॉसेस को फेस करने के बाद ATI को लगा कि वह अब कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज नहीं कर सकते, तो वह भी दोस्तों AMD में जाकर मर्ज हो जाते हैं। ऐसे में दोस्तों एनवीडिया ही बचा जो कि लगातार अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ सालों के अंदर दोस्तों एनवीडिया ने अच्छी खासी ग्रोथ अचीव कर ली थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि कम पैसों पर बेचने की वजह से उसका प्रॉफिट मार्जिन बेहद ही कम हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यूएस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। ऐसे में दोस्तों एनवीडिया ने सोचा कि क्यों ना अपने डिजाइन को देकर मैन्युफैक्चरिंग किसी बाहर की कंपनी से करा लें। और दोस्तों इसी विजन के साथ इन्होंने ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि दोस्तों TSMC के साथ पार्टनरशिप कर ली। और दोस्तों तब से लेकर आज तक एनवीडिया इस कंपनी पर हेविली रिलाई करता है। यही वजह है दोस्तों जब .com बबल बस्ट हुआ था, कई टेक कंपनीज पर ताला लग चुका था, जबकि दोस्तों दूसरी तरफ एनवीडिया बेफिक्र होकर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था और उसकी सेल्स बढ़ा रहा था। दोस्तों साल 1999 में एनवीडिया एक और सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जिसका नाम था दोस्तों GeForce 256। दोस्तों ये पहला ऐसा ग्राफिक कार्ड था जिसका नाम GPU रखा गया था। GPUs कॉम्प्लेक्स ग्राफिक टास्क को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल कर सकता था, जो कि दोस्तों हमारे गेमिंग एक्सपीरियंस को बढ़ा देता था। इसी के चलते जब साल 2000 में माइक्रोसॉफ्ट अपना पहला Xbox लॉन्च करने की तैयारी में होता है, तो दोस्तों GPU के लिए उसने एनवीडिया को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इसके नेक्स्ट ईयर दोस्तों यानी कि 2001 में पहली बार एनवीडिया ने $1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसी साल दोस्तों इसने एप्पल के पर्सनल सुपर कंप्यूटर द पावर मैक G4 के लिए GPU सप्लाई किया था। 2000 के शुरुआती दिनों में इन्होंने काफी पॉपुलैरिटी गेन की थी। इसी के साथ दोस्तों ये एक नया स्टेप भी लेता है, क्योंकि अब यह ग्राफिक कार्ड के साथ साथ गेम डेवलपर के साथ मिलकर काम करने लग रहा है, जिससे कि वो अपने गेम्स को एनवीडिया हार्डवेयर के लिए ऑप्टिमाइज कर सके। दोस्तों ये चीज आज के टाइम में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है। यही वजह है दोस्तों आज के टाइम्स के गेम पर ओपनिंग सेगमेंट पर आपको देखने को मिल जाएगा पावर्ड बाय एनवीडिया या फिर प्रेफर्ड पार्टनर एनवीडिया, ये सब लिखा हुआ जरूर दिखेगा। दोस्तों अपने लाइनअप को आगे बढ़ाते हुए 6 मार्च 2003 को एनवीडिया एक और प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जिसका नाम था दोस्तों FX 5800। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और दोस्तों कंपनी को काफी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा था। एक्चुअली दोस्तों FX 5800 का पावर कंजप्शन बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, जिससे कि दोस्तों तेजी से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होने लग जाती थी। दोस्तों इसकी एक्सेसिव हीट को मैनेज करने के लिए इसमें कूलिंग फैन भी लगाया गया था, लेकिन दोस्तों उसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि ये बहुत शोर मचाया करती थी। और तो और दोस्तों इसका नाम भी लोगों ने कुछ रख दिया था, वो नाम यह था कि डस्ट बस्टर, क्योंकि दोस्तों जब इस चिपसेट को ATI के Radeon 9700 Pro के साथ कंपेयर किया गया तो दोस्तों FX 5800 का परफॉर्मेंस इसके मुताबिक बहुत कम था। इसी की वजह से ये गेमिंग और एक टेक एंथुसियास्ट के बीच एक मजाक बनकर रह गया था और दोस्तों इससे कंपनी का मार्केट रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया। अब दोस्तों इस खराब रेपुटेशन को बचाने के लिए अब जरूरत था कुछ ऐसा लॉन्च करने का जो लोगों के सेंटीमेंट को बदल कर रख दे। इसीलिए दोस्तों साल 2004 में एनवीडिया अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है, जो था दोस्तों कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। एक्चुअली दोस्तों ये एक प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसे कि दोस्तों 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद साल 2006 में लॉन्च किया गया था और दोस्तों लॉन्च होने के तुरंत बाद ही
इसने जीपीयू के वर्किंग मेथड को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। अब आता है दोस्तों साल 2008, जो कि एनवीडिया के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि दोस्तों 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट को हिलाकर रख दिया था, जिसमें कि दोस्तों एनवीडिया जैसी टेक कंपनी भी शामिल थी। इस क्राइसिस की वजह से मार्केट सेंटीमेंट बहुत ही नेगेटिव हो चुके थे, जिसकी मदद से लोग शेयर मार्केट से पैसे निकालने लगे। इसका असर यह हुआ कि 31 दिसंबर 2008 को एनवीडिया का स्टॉक प्राइस 76.3% नीचे चला गया था। लेकिन दोस्तों एनवीडिया का शेयर प्राइस गिरने का ये एक लौता रीजन नहीं था, बल्कि इसका दूसरा रीजन इस कंपनी के डिफेक्टिव जीपीयूज थे। इसी जीपीयूज के चलते जुलाई 2008 में अपने पहले क्वार्टर के रिवेन्यू पर लगभग $200 मिलियन का लॉस रिकॉर्ड किया था एनवीडिया ने। चीजें और भी ज्यादा मुश्किल हो गई जब इसके 2 महीने बाद एनवीडिया के अगेंस्ट 2 कंपनीज ने केस फाइल कर दिया था। एक्चुअली इसके डिफेक्टिव जीपीयूज एप्पल, डेल इन दोनों कंपनीज के लैपटॉप में यूज किए गए थे, जिसकी वजह से दोस्तों यूजर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और दोस्तों एनवीडिया की इस छोटी सी गलती के कारण लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था और उन्हें काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा था। काफी कोशिशों के बाद दोस्तों एनवीडिया ने साल 2010 में इस मामले को जैसे तैसे करके समाप्त किया, जहाँ तक कि इस केस में कुछ लैपटॉप ओनर को रिफंड तक देना पड़ गया था एनवीडिया को। और दोस्तों इसके बाद आता है साल 2011, जहां एनवीडिया अपने टेग्रा लाइन के चिपसेट के साथ स्मार्टफोन सेगमेंट पे उतर चुका था। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ये इस काम में कामयाब नहीं होते हैं। लेकिन इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद भी कुछ सेक्टर ऐसे थे जिनमें एनवीडिया जीत हासिल करता जा रहा था लगातार। जैसे कि 2012 तक एनवीडिया अब गेमिंग से आगे निकल चुका था, डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई मॉडल ट्रेंड तक पहुंच चुका था। और दोस्तों यही इसकी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है, क्योंकि दोस्तों ग्राफिक रेंडरिंग में जो पैरेलल प्रोसेसिंग यूज होती थी वो दोस्तों डीप लर्निंग के लिए भी आइडियल है। साथ ही दोस्तों पैरेलल प्रोसेसिंग क्रिप्टो माइनिंग के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि दोस्तों इसके लिए बहुत ही ज्यादा कंप्यूट पावर की डिमांड होती है, जिसमें दोस्तों एनवीडिया के जीपीयूज काफी ज्यादा एफिशिएंट साबित हुए। लेकिन दोस्तों जब साल 2018 में क्रिप्टो मार्केट क्रैश हुई तो दोस्तों एनवीडिया को इससे बहुत बड़ा झटका लगा था। जब क्रिप्टो करेंसी के प्राइस गिरने लगे थे तो अचानक से दोस्तों जीपीयू की डिमांड कम होने लगी, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी के जीपीयूज को परचेस कर रहे थे, जिस वजह से दोस्तों इसने बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। इसी के साथ एनवीडिया के साथ अब एक्सेस इन्वेंट्री कलेक्ट हो चुकी थी। वही दोस्तों इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से गेमिंग और डेटा सेंटर के मार्केट में एनवीडिया की ग्रोथ धीमी पड़ गई थी, जिससे कि दोस्तों इसका स्टॉक प्राइस 31% से नीचे आ चुका था। अब दोस्तों अभी तक यह कंपनी इन सब चैलेंजों से जूझ रही थी कि तभी दोस्तों ये मनहूस कोविड-19 आ जाता है और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बंद हो जाती है। दोस्तों वो एक ऐसा दौर था जब एनवीडिया के जीपीयूज के लिए लोग 3 गुना पैसा देने को राजी थे। उस वक्त दोस्तों न जाने कितनी कंपनियां बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों एनवीडिया जैसे तैसे करके सर्वाइव करने में कामयाब हो गया था। और दोस्तों यही वजह है कि ओपन एआई, अमेजॉन और फेसबुक जैसी कंपनी अपने एआई मॉडल को ट्रेड करने के लिए एनवीडिया जीपीयूज को यूज करना प्रीफर करती है। आज की टाइम की अगर बात करें तो एनवीडिया 5 मार्केट से अपना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है गेमिंग इंडस्ट्री, दूसरा है दोस्तों डेटा सेंटर, तीसरा है दोस्तों प्रोफेशनल विजुअलाइजेशन, चौथा है दोस्तों ऑटोमोटिव और पांचवा है ओईएम्स। दोस्तों 2021 तक इसका मेजर रिवेन्यू सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री से आया करता था, लेकिन दोस्तों आज के टाइम अगर देखा जाए तो वो डेटा सेंटर हो चुका है। और दोस्तों यह मुमकिन हुआ सिर्फ एआई बूम की वजह से। दिसंबर 2022 में जब चैट जीपीटी को पब्लिक किया गया तब लोगों को पता चला कि एआई क्या क्या कर सकता है। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि चैट जीपीटी के अंदर भी एनवीडिया के जीपीयूज का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है दोस्तों कि एनवीडिया की वैल्यूएशन मात्र 180 दिन के अंदर 1 ट्रिलियन से बढ़कर 2 ट्रिलियन तक पहुँच गई और मात्र 96 दिन के अंतर्गत इसने 2 से 3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन तक पहुँचकर इतिहास रच दिया। आज के टाइम में अगर देखें तो दोस्तों एनवीडिया ने 80% मार्केट शेयर पर कब्जा करके रखा है। एनालिस्ट का मानना है कि दोस्तों एनवीडिया पहली ऐसी कंपनी है जो दोस्तों $5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को टच कर सकती है। बाकी दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक समय में चिपसेट मार्केट पर राज करने वाली इंटेल क्यों आज टॉप 10 कंपनी में नहीं आती है? तो दोस्तों इस चीज के बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।